हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। हम इसमें जो है सारे के सारे जो हमारे मैक्रो एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा है, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको ये चैप्टर समझ में आता है ये वीडियो देख के, प्लीज़ लाइक द वीडियो। So we start with first of all the introduction of biomolecule, which is chapter 9. So here हम देख सकते हैं कि there is a wide diversity in living organism in our biosphere. Now a question that arises in our mind is, are all living organisms made of the same chemicals, elements and compounds? तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स का कि व्हाट आर बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स। सो एक सिंपल बात यह है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है उन सारी के सारे मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे उन कंपाउंड्स को बोला जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े हों या कितने भी छोटे हों, जो कि लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि बाहर नहीं, जो कि बाहर भी मौजूद होती हैं। जैसे कि आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पता है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, जो कि ह्यूमन बीइंग्स और बाकी लिविंग बीइंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि वो बाकी नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, these and hydrogen. These are the basic component of biomolecules, राइट। तो हम आगे चलेंगे इसमें। आगे हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है हमारे पास हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी मटेरियल, जो कि हमें दिया हुआ हो। यानी कि हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हम आखिरकार हम बायोमोलिक्यूल्स को पहचानेंगे कैसे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको एनालाइज कैसे करेंगे, राइट। एनालिसिस का मतलब होता है कि हम उनके बारे में कैसे स्टडी करें, तो वो कैसे पॉसिबल है वो हम देखने जा रहे हैं। So we can see here that we can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organisms, right? तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो भी चीज़ें एक लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है, सारी की सारी जो है बायोमोलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें हो सकती हैं और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी हो सकती है। सो हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? To get answer, one has to perform a chemical analysis. यहाँ पे chemical analysis बात की गई है किसी भी biological tissue, cell या फिर किसी भी biological system की, right? So आगे हम देखते हैं, we can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver. यहाँ पे piece of liver इसलिए कहा गया है कि liver के जो cells होते हैं वो most enriched होते हैं। ये ऐसे cells होते हैं जिनमें nearly all the components may be present, might be present in any cell of the body. वो सारे के सारे components, सारे organelles, सारे के सारे material जो है liver cells में ज़रूर present होंगे। इनके कुछ कारण हैं, क्योंकि जो liver में है वहीं पे कई सारे cells जो हैं destroy होते हैं, और जिनका जो डेड होने के बाद जो उनका मटेरियल है वो वहीं पे डिपॉजिट भी होता है और एक्सट्रैक्ट भी होता है। साथ में साथ एक्सक्रीशन के लिए भी लिवर काफ़ी हेल्प करता है, राइट। आगे हम देखते हैं, एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटेट, दैट इज Cl3COOH। सो ट्राइक्लोरोएसिटेट जो है वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारा एसिड सॉल्यूबल पूल होगा, जो एसिड सॉल्यूबल चीज़ें होंगी, वो हमारी जो हमारा लिक्विड पार्ट निकलेगा, छानने के बाद कुछ लिक्विड निकलेगा और कुछ सॉलिड पार्ट निकलेगा। सो हमारा जो एसिड सॉल्यूबल पूल है, दैट इज़ द लिक्विड पार्ट, उसमें जो है वो एसिड सॉल्यूबल चीज़ें निकल जाएंगी। देन हमारा दूसरा जो है वो है एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, विच इज़ द सॉलिड पार्ट। और इन दोनों को अलग अलग जो है हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि लिविंग सिस्टम में जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, राइट। सो आफ्टर एनालिसिस जो है कुछ चीज़ें जो क्लियर होती हैं वो ये हैं कि कुछ जो लिविंग सिस्टम है उसके अंदर कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, वो लिविंग सिस्टम में ज़्यादा होते हैं, और कुछ जो कंपाउंड्स मैंने जैसा कि बताया कि एनवायरनमेंट में भी वो कंपाउंड्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कुछ एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें से कुछ लिविंग सिस्टम में। तो हमें यहाँ पे एक एनालिसिस के बाद एक टेबल प्रोवाइड की गई है जिसमें हमें बताया गया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, यहाँ पे बेसिकली नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात की गई है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं वो दिया गया है। परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड दूसरा है ह्यूमन बॉडी। यानी कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनका कितना परसेंट वेट अर्थ क्रस्ट में है और कितना परसेंट जो है ह्यूमन बॉडी में है, ये एक रिलेटिव टर्म हमें दी गई है। सो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ जो है एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, यानी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, कुछ ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है।
यू कैन सी कार्बन जो है वो भी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। यू कैन सी ऑक्सीजन ऑल्सो। नाइट्रोजन तो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम अबंडेंस जो है N2 की फॉर्म में होता है, और वो जो है एनवायरनमेंट में एज N2 गैस होती है, राइट। यू कैन सी सल्फर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो ह्यूमन बॉडी या फिर आप कह सकते हैं लिविंग सिस्टम में 0.3% जो है ह्यूमन बॉडी में है, और 0.03% जो है वो अर्थ की क्रस्ट में है। बट सम थिंग्स लाइक द सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी में ये बहुत ही ट्रेसेस में है। जबकि सिलिकॉन तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन इज रादर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एंड ह्यूमन बॉडी में जो है ये नेग्लेजिबल होती है, क्योंकि सिलिका जो है सिलिकॉन जो है वो सिलिका फॉर्म करती है, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड सॉइल। और ये जो है कुछ प्लांट्स और कुछ स्पेशल एनिमल्स में पाई जाती हैं, जैसे कि आपने क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा में देखा था, बट ह्यूमंस में इनका कोई ज़्यादा फंक्शन होता नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा बायो माइक्रोमोलिक्यूल। जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ अराउंड 800 डाल्टन्स। इनका जो है जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज़ अराउंड 800 डाल्टन्स। और ये जो है सारे के सारे जितने भी आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इन एसिड सॉल्यूबल पूल। ये एसिड सॉल्यूबल पूल में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल है जिनका बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेस देन 800 डाल्टन्स, ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल में, या फिर जो आपका सॉलिड मटेरियल बच गया था उसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो हम जो है आगे स्टडी करने वाले हैं। पहले जो है हम कवर करेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को। तो उनमें जो है वो बेसिकली हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड समटाइम्स लिपिड्स ऑल्सो। सो आपका जो ये तीनों चीज़ें हैं, खास करके जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी आप पॉलीसेचराइड एंड मोनोसेचराइड देखेंगे। तो जो आपके मोनोसेचराइड्स हैं वो आते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जबकि जो पॉलीसेचराइड है दे आर फाउंड इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। तो हम देखेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमने दोनों डिफरेंस देख लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से पढ़ना। हम एक एक करके सारे के सारे जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं लिविंग सिस्टम में उनको पढ़ेंगे, एंड उनका अकरेंस और उनके बीच के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली कहा जाता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि फॉर्म होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। कार्बोहाइड्रेट्स की एक स्पेशलिटी होती है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 1:2:1 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले ये मिसकंसेप्शन था कि कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमने देखे जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स वाली जो थिंकिंग थी, जो क्राइटेरिया थे उसको सेटिस्फाई करते थे, बट दे वर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो हम आज जो है स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। यू कैन सी हियर द कंपोजिशन के बारे में यहाँ बात की गई है। सबसे पहले तो इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन in the ratio 1:2:1 is called saccharide, and sugar are their basic component. Saccharides क्यों कहा जाता है इन्हें? एक्चुअली सैचराइड जो है, सैचरम जो वर्ड है, ये वर्ड जो है साइंटिफिक नेम से लिया गया है। ये साइंटिफिक नेम है शुगर केन का, दैट इज सैचरम ऑफिसिनेरम। ये इसलिए लिया गया है सैचरम ऑफिसिनेरम, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि जो शुगर थी वो सबसे पहले शुगर का एकमात्र जो हमारा सोर्स था दैट वाज ओनली एंड ओनली शुगर केन। तो शुगर केन का साइंटिफिक नेम ही सैचरम ही जो है सबसे पहले ले लिया गया शुगर के नेम के लिए, राइट। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके बेसिकली कुछ डिविजन्स की गई हैं, उनके कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड एंड पॉलीसेचराइड। जो आपको मोनोसेचराइड्स है दैट आर formed of one single unit which cannot be further hydrolyzed. Monosaccharides की यही जो definition है बेसिक वही होती है कि these are carbohydrates which cannot be broken down into further more number of carbohydrates. And oligosaccharide जो हैं वो बने होते हैं number of monosaccharides from 2 to 10, यानी इनमें जो है जो मोनोसेचराइड्स हैं वो 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं, टिल 10 इनको जो है ओलिगोसेचराइड कहा जाता है। और जब ये 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, यू कैन सी कि द नंबर ऑफ मोनोसेचराइड इज ओवर 10, तो जब ये 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तब इन्हें पॉलीसेचराइड कहा जाता है, राइट।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा मोनोसेचाइड है उसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, दैट इज मोनोसेचाइड इटसेल्फ यानी कि ट्रायोज, पेंटोज, हेप्टोज, यानी यानी जो है मिनिमम 3 कार्बन का हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉसिबल है। तो 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5, 6, 7 ऐसे कार्बन का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल है। और साथ में इनके जो है कुछ डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, यानी इनमें जो है कुछ हाइड्रोजन या फिर एल्डिहाइड या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के अगर कोई और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रुप लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे वो डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेचाइड बन जाएगा और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसी तरह बनाए गए हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि जब यूरिक एसिड मिला दिया जाता है ग्लूकोज के साथ तो इट फॉर्म्स ग्लाइकोरोनिक एसिड, एंड गैलेक्टोज के साथ मिलाया जाता है सो इट फॉर्म्स गैलेक्टोरोनिक एसिड, राइट। एलोरिक एसिड जब मिक्स किया जाता है इट फॉर्म्स ग्लूकोरिक एसिड एंड गैलेक्टोरिक एसिड। देन अमीनोसेचराइड्स का मतलब होता है जब अमीनो एसिड हम ऐड कर देते हैं इन मोनोसेचराइड्स तो इट फॉर्म्स ग्लूकोजमीन एंड गैलेक्टोजमीन। ये बेसिकली जो पेरेंट जो हमारा मोनोसेचाइड था उसका नाम है एंड पीछे हमारा अमीन लगा हुआ है, यानी कि जो भी ग्रुप हमने ऐड किया है वो लगा हुआ है। वी कैन सी फॉस्फोसेचराइड्स यानी कि फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया गया है हमारा जो मोनोसेचाइड था उसमें। सो वी सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड बिस फॉस्फेट। ये जो है ये प्रेजेंट थे, आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस में ये जो है पाए जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली मोनोसेचराइड डेरिवेटिव्स। यू कैन सी ग्लाइकोसाइड्स, ये क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड कोएंजाइम्स। इनमें जो क्या होता है, जो मोनोसेचाइड्स होते हैं उनके साथ कुछ अदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऐड कर दिए जाते हैं, या फिर कुछ दूसरे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है वो ऐड कर दिए जाते हैं, राइट। देन वी सी कि ओलिगोसेचाइड्स है वो तो सिंपल मोनोसेचाइड की एक चेन है जो कि अलग अलग ब्रांच भी हो सकती है, 3D स्ट्रक्चर भी हो सकता है। बट पॉलीसेचाइड्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज होमोपॉलीसेचाइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेचाइड। यानी कि होमोपॉलीसेचाइड का यहाँ पे मतलब है कि एक ही टाइप का जो मोनोसेचाइड है वही लगातार चेन फॉर्म कर रहा है, एंड जो हेट्रोपॉलीसेचाइड है उसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप के मोनोसेचाइड है, यानी कि हमने एक ग्लूकोज लिया, देन फ्रक्टोज, देन गैलेक्टोज, ऐसे डिफरेंट टाइप के जब हम मोनोसेचाइड्स ऐड करते जाते हैं एक चेन या ब्रांच फॉर्म करने के लिए, तब उस पॉलीसेचाइड को हेट्रोपॉलीसेचाइड कहा गया। दोनों के एग्जांपल्स हमारे पास है। होमोपॉलीसेचाइड का तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है हमारे पास, स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सारे के सारे जो है ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स है। सारे के सारे जो मोनोमर्स हैं इसमें वो इसमें ग्लूकोज है। बट यू कैन सी जो दूसरा हेट्रोपॉलीसेचाइड है उसके एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि इसमें ग्लूकोज है, साथ में कुछ और अमीनो एसिड्स ऐड किए गए हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है हेट्रोपॉलीसेचाइड है, यानी पॉलीसेचाइड है बट डिफरेंट मोनोमर भी है इसमें। साथ में इसमें आप देख सकते हैं स्टार्च है। अब हम कुछ जो है जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं ऑफ मोनोसेचाइड्स, क्योंकि हमारे लिए जो पॉलीसेचाइड है उनके सिर्फ एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर याद करना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि स्ट्रक्चर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कुछ एग्जांपल्स याद रखते हैं तो दैट विल बी एनफ। बट मोनोसेचाइड्स की कुछ स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मोनोसेचाइड्स आर कलरलेस स्वीट टेस्टिंग सॉलिड्स। सबसे पहले तो ये सॉलिड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोसेचाइड्स। Due to asymmetric carbon, they exist in different isomeric forms। यानी asymmetric कार्बन होता है इनमें, यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एंड एल्डिहाइड ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से इनमें asymmetric एक ना एक कार्बन जरूर होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोनोसेचाइड्स होते हैं वो ऑप्टिकली भी एक्टिव होते हैं एंड ज्योमेट्रिकली भी एक्टिव होते हैं। दे कैन रोटेट पोलराइज लाइट, हेंस दे आर डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट वो जो है लाइट को रोटेट कर सकते हैं, दैट इज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। डी ग्लूकोज आफ्टर रिडक्शन गिव्स राइज टू मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। आपने ये मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन पढ़ा था, जो हमारा ब्राउन एल्गे था उसके अंदर ये प्रेजेंट थे, यानी वो जो है वो फॉर्म करते हैं जो ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स हैं वही फॉर्म करते हैं। इसलिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दे आर हाई एनर्जी गिविंग। वहाँ पे शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आई एम गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन। दे आर हाई एनर्जी गिविंग एंड दे आर लाइक ग्लूकोज, दे आर लाइक पॉलीसेचाइड्स, राइट। तो हम बात करें जो कुछ शुगर्स होती हैं मोनोसेचाइड्स, मोस्ट ऑफ द मोनोसेचाइड्स जो हमारी होती हैं दैट आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का जो मीनिंग है वो ये है कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दें। जो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। वो इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम देखें कि क्या वो चीज़ जो है, क्या वो कंपाउंड Cu2+ आयन यानी क्यूप्रिक आयन्स को Cu+ यानी कि Q+ आयन में कन्वर्ट कर सकती है। अगर कर सकती है तो दैट इज अ रिड्यूसिंग सब्सटेंस।
अगर एक शुगर यानी सैचराइड ऐसा करते हैं, सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। मोस्ट ऑफ द मोनोसैचराइड जैसे कि ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। कुछ डाइसैचराइड जो है रिड्यूसिंग हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। जैसे रिड्यूसिंग डाइसैचराइड्स का एग्जांपल है लैक्टोज एंड माल्टोज, जबकि नॉन रिड्यूसिंग डाइसैचराइड होती है सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आप याद रखेंगे। शुगर्स शो ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। शुगर्स में ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट हो सकती हैं। The aldehyde or ketone group of a simple sugar can join an alcoholic group of another organic compound, bond COC. The process involves the loss of water and is called condensation. यानी कि इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में कि जो ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स होते हैं हमारे इन शुगर्स में, तो ये क्या करते हैं कि ये COC बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी वाटर का लॉस करके ऑक्सीजन का जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इससे जो है दो जो हमारी शुगर्स हैं वो ज्वाइन हो पाती हैं, दे फॉर्म अ डाइसैचराइड। ये जो डाइसैचराइड्स में बॉन्ड होता है वो इसी तरीके से बना होता है। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बोथ मोनोसैचराइड्स एंड डाइसैचराइड्स की बात कर ली है। कुछ डाइसैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स के एग्जांपल्स याद रखने आपको इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ज़्यादा डाइसैचराइड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोसैचराइड्स में आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, स्पेशली ग्लूकोज का, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ योर मोनोसैचराइड। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन इसलिए भी है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ग्लूकोज का ही होता है, देन ग्लूकोज से ही फ्रक्टोज या फिर दूसरी शुगर्स या फिर जो है उसका मॉडिफिकेशन होकर दूसरे सब्सटेंसेस प्लांट में या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म होता है, राइट। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं लिपिड्स में। एज यू कैन सी हियर, लिपिड्स में हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप व्हाट है आर लिपिड्स ये रीड करने वाले हैं। लिपिड इज एन ऑपरेशनल टर्म for a variety of substances that are not soluble in polar solvents such as water but dissolve in non-polar solvents such as benzene and ether. This occurs because lipid contains relatively long hydrocarbon chains that are non-polar and thus hydrophobic. यानी जो आपका लिपिड है ये एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है which is not soluble in polar solvents just like water, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में रूल पढ़ा होगा that like dissolves like। तो जो वाटर है दैट इज अ पोलर सब्सटेंस, तो उसमें सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो पाते हैं। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस सच एज लिपिड्स दे आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर बट दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन बेंजीन एंड ईथर, राइट। आगे हम देखते हैं, वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स लिपिड्स, वन ऑफ व्हिच इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। What are saturated and unsaturated fatty acids? जो saturated fatty acid है that they do not have any double bonds in them, right? Examples are palmitic acid and stearic acid, while unsaturated fatty acids are those which have one or more double bonds present in them. The most common example is linoleic acid, and this is even these fatty acids are even used in forming soaps, and they are found in abundance in even human body, right? उसके बाद आगे देखते हैं, unsaturated fatty acids have lower melting points than saturated fatty acid, that is unsaturated fatty acid ज़्यादा easily जो है आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी ज़्यादा easily मेल्ट हो जाते हैं। Most plant lipids have unsaturated fatty acid while most animal lipids have unsaturated fatty acid, right? आपको पता होगा लिपिड जो है वो फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। One of the monomer of lipids are fatty acids. तो ये जो प्लांट्स में लिपिड्स होते हैं, most of the lipids are unsaturated while animals में जो है ये saturated होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि एनिमल ऑयल को जो है प्लांट ऑयल को जो है वो पहले हाइड्रोजनेशन की जाती है यानी उन्हें सैचुरेट किया जाता है, राइट। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे अगर हम, सो वी सी हियर that lipids have been divided into three main parts, that are simple lipids, compound or conjugate lipids, and derived lipid. Derived lipid क्या होता है? Derived lipid are nothing but those things or materials, or you can say compounds or substances which get some additional substances or some additional groups attached to them. The groups can be inorganic or organic, helping them to do a specific function. जैसे कि हमारे पास vitamins हैं, ये vitamins जो हैं ये help करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में, और कुछ स्पेशल जो इनके फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है जो डिराइव्ड लिपिड है वो।
राइट। ऑल्सो वी सी हेयर जो सिंपल लिपिड है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन सी हेयर सिंपल लिपिड इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद सर्टेन अल्कोहल्स। ये जो सिंपल लिपिड है उसकी डेफिनेशन है, सिंपल लिपिड इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद सर्टेन अल्कोहल्स, राइट। तो ये जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, और दूसरे वैक्सेस विच आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्राइड अल्कोहल। और जबकि आपके न्यूट्रल या ट्रू फैट्स जो होते हैं वो होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स विच आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो मोस्ट कॉमन टाइप जो हमारे अंदर जो हम लिपिड से ऑयल्स खाते हैं, दैट आर actually one part of glycerol and 3 parts of fatty acid. These fatty acids can be of different type, creating different lipids, right? तो आगे हम देखते हैं जो हमारे कंपाउंड लिपिड है, दे आर अगेन ऑफ मेनली 4 टाइप्स। यानी कि ये ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। You can see here that it is phospholipid, glycolipid, sulfolipid and lipoproteins. ये जो है डिफरेंट टाइप्स के, आपको आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं, जिनमें फॉस्फोलिपिड आपके अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। कैन बी कॉल्ड एग्जांपल्स और कैन बी कॉल्ड इट्स टाइप्स। जो ये जो है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें थोड़े से चेंजेस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थोड़े से चेंजेस से डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। They are phosphatidylic acid, lecithins, cephalins, plasmolygins and sphygmomyelins. ये जो है वो डिफरेंट हमारे अंदर तो इनमें से कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेफेलिन्स एंड स्फिगमोमाइलिन्स, प्लाज्मोजिन्स, ये जो है ह्यूमंस में कहीं कहीं पाए जाते हैं, एंड मैनी आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑल्सो। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स दिए हुए हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैचराइड्स एंड लिपिड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स एंड साइटोलिपिड्स। ये क्या होते हैं? ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिन्हें आप एग्जांपल मान सकते हैं या फिर टाइप मान सकते हैं। ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रोसाइड्स, आपको पता चल गया होगा, ये हमारे जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियोसाइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे गैंग्लियोनिक सेल में, यानी कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोलिपिड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, और ये सेल के अंदर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम आगे जो है आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल की तरफ। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको पता है जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। तो हम आगे जो है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो प्रोटीन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ एक्चुअली अमीनो एसिड, जो कि एक माइक्रोमोलिक्यूल है बट माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, बट जो प्रोटीन है दैट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल जो है मोनोमर की तरह एक्ट करते हैं फॉर द मैक्रोमोलिक्यूल, और वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो उसे एक पॉलीमर की फॉर्म में फंक्शन कराते हैं, राइट। सो द फंक्शन एंड शेप ऑफ अ प्रोटीन इज अफेक्टेड बाय सीक्वेंस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ये जो हमारे अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, हमने आज तक जितने भी प्रोटीन्स के बारे में सुना है या पढ़ा है, that are basically composed of 20 amino acids. However, human or nature derived कुछ और amino acids present है nature में, but you have to remember only 20 amino acids, right? Amino acids are molecules with an amino group that is NH2 group, आपने chemistry में पढ़ा होगा, and a carboxylic acid that is COOH group, a hydrogen atom attached to carbon located next to COOH group, and a side chain R. ये जो है कार्बन लोकेटेड नेक्स्ट टू द COOH ग्रुप। आपको पता है जो COOH ग्रुप है उसे मैक्सिमम प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, ये आपको पता होगा। सो अल्फा कार्बन पे, यानी इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि अल्फा कार्बन पे ही जब दो ग्रुप्स अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब दोनों के दोनों प्रेजेंट हो अल्फा कार्बन पे, और एक साइड पे आर चेन हो जो कि चेंज होने पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स फॉर्म करती है, ऐसे कंपाउंड को जो है वो अमीनो एसिड कहा जाता है, राइट। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज व्हिच आर टेकन फ्रॉम प्लांट्स एंड डू नॉट सिंथेसाइज इन एनिमल बॉडी। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स उन्हें कहते हैं जो कि हमें बाहर से इनटेक करना ही पड़ता है। वी कैन नॉट सिंथेसाइज दोज इन आवर बॉडी। वैसे बाकी कई अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में ही फॉर्म होते हैं, राइट। अदर अमीनो एसिड्स मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सप्लीमेंटेड from outside, right? They are called non-essential amino acids. तो हम essential और non-essential amino acids जो हमारे कुछ हैं उनके बारे में अब कुछ स्टडी करने वाले हैं, यानी उनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं।
अमीनो एसिड्स मे बी न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, एल्कोहलिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक, यानी कि अमीनो एसिड्स की एक पूरी वैरायटी है। और ये जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं दैट आर ग्रुप। यहाँ पे आप मैं आपको अगर लिख के बताऊं तो हियर यू कैन सी दिस इज द अल्फा कार्बन। यहाँ पे COOH ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे आपका लगा होता है NH3 ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के लिए बचता है जगह बचती है, और यहाँ पे लगा होता है आपका आर ग्रुप। यानी ये जो आपका अल्फा कार्बन है दैट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर जो आपका आर ग्रुप है ये हाइड्रोजन ना हो तो। यानी ये आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसी अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है COOHCNH3 COOHCH2NH3, यानी कि उसमें जो है 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं अल्फा कार्बन, राइट। तो इस तरीके से आर ग्रुप के चेंज होने से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं इन द अमीनो एसिड। और आर ग्रुप अगर आपका अल्कोहलिक हो तो आपका अमीनो एसिड अल्कोहलिक बन जाता है। अगर आपके आर ग्रुप में अमीनो बेंजीन है तो सो दैट बिकम्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर उसमें कोई और कंपाउंड है जैसे कि नाइट्रोजन एक्सेट्रा एलिमेंट्स हैं तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। सो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं। दे आल्सो कंटेन सम डिफरेंट ऑलटुगेदर एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस इज नेवर प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स, ये आप ध्यान रखेंगे, फास्फोरस इज नेवर प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स। जो सल्फर है वो प्रेजेंट हो सकता है, राइट। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। Glutamic acid and aspartic acid bear 1 amino group and 2 carboxylic groups, right। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये जो आपका आर ग्रुप है इसमें अगर कोई बेसिक कंपाउंड आ जाता है जैसे कि NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, यानी अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है, या फिर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, या फिर ऐसा कोई भी जो ग्रुप हो जिसकी वजह से जो कंपाउंड हो बेसिक हो जाए तो अमीनो एसिड बेसिक हो जाता है। और COOH ग्रुप लग जाए, OH ग्रुप लग जाए तो उससे जो है वो अमीनो एसिड एसिडिक हो जाता है, राइट। तो हमारे पास लाइसिन एंड आर्जिनिन एग्जांपल्स हैं एसिडिक के, और साथ में एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड हैं एसिडिक के, एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन हैं बेसिक के। Hence they are acidic. Neutral amino acids contain equal number of amino and carboxylic group, यानी कि जो हमारा R ग्रुप है वो कोई हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन होगा जो कि ना ही तो एसिडिक कैरेक्टर देगा ना ही बेसिक कैरेक्टर देगा, राइट। ग्लाइसिन, वेलिन एंड फिनाइल एलानिन जो है इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं, राइट। एलानिन में जो है CH3 ग्रुप होता है, तो फिनाइल एलानिन होता है CH2 एंड बेंजीन, फिनाइल ग्रुप लगा होता है CH2 के ऊपर, राइट। देन आपका आता है एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स आर सीरीन एंड थ्रियोनिन। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये थ्रियोनिन है नॉट थाइमीन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। थ्रियोनिन एंड सीरीन जो है आपके एल्कोहलिक कंटेनिंग ग्रुप है। साथ में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं आपके टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन तो आप देख सकते हैं फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो दैट इज इजी। साथ में आप ये सारे के सारे एग्जांपल्स याद रखेंगे। जो भी ये पैराग्राफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको स्क्रीन दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस विल बी रियली हेल्पफुल, राइट। सो आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव द ज्विटर फॉर्म या फिर अमीनो एसिड की एग्जिस्टेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो होता क्या है कि हमारा जो अमीनो एसिड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साइड पे COOH ग्रुप लगा होता है और दूसरी साइड पे NH3 ग्रुप लगा होता है, राइट। और एक तरफ आपका बच गया स्पेस R ग्रुप के लिए। तो जो R ग्रुप है वो चेंज होने से डिफरेंट अमीनो एसिड बनाता है, बट जो NH3 और COOH है उसकी भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको पता है कि जो NH3 है दैट इज अ लुईस बेस, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है, या फिर कह सकते हैं वो पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर है। तो ये जो NH3 है वो COOH का H+ जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि COOH जो है वो एक एसिड है और वो जो है H+ को डोनेट करना चाहता है, तो वो H+ को जो है CH3 को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये COOO- बन जाएगा, और यहाँ पे जो NH3 था वो NH4+ बन जाएगा। और R ग्रुप तो उसी तरह, यहाँ पे R ग्रुप का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे दो टाइप के, जो दो डिफरेंट टाइप के आयंस हैं वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों के दोनों आयन जो है वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों के दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, एक हाईली आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। In alkaline solution, the amino acids donate H+ ion to the medium and becomes negatively charged,
और जबकि इन एसिडिक सॉल्यूशन द अमीनो एसिड पिक अप H+ आयन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि H+ ज़्यादा होगा तो COOH को H+ डोनेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो है आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और इसको भी एक NH4+ मिल जाएगा। तो ये जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। और एल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में अगर इसे डाल दें तो जो है यहाँ से COOH निकल भी जाएगा और ये जो है आपका NH4+ है, ये भी जो है NH2 ही रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है NH3+ होगा, पहले मैंने NH4+ लिख दिया था, दैट इज अमोनियम आयन, यहाँ पे अमोनियम आयन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि NH3+ होने की वजह ये NH2 ही रह जाएगा। सो ये जो है एक डिफरेंस आएगा इसमें। ये जो है एसिडिक मीडियम में बेसिक की तरह बिहेव करेगा और बेसिक मीडियम में एसिडिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा by picking up H+ in acidic medium and leaving H+ in alkaline medium. The pH at which the amino acid is electrically neutral or the molecule exists as brittle ion is called the isoelectric pH. यानी ऐसा pH जिस टाइम पे इतना H+ प्रेजेंट हो कि जो NH2 है वो NH3+ में और COH जो है वो CO- में दोनों कन्वर्ट हो जाए या फिर दोनों के दोनों एज इट इज रहें, तो ऐसे पीएच को जो है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है मीडियम जो है वो न्यूट्रल रहेगा और ये दोनों के दोनों ही ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, राइट। आगे हम चलते हैं, वी आर नाउ एट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो कई टाइप के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। तो जो प्रोटीन जो है वो कई डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी तक ये सीरीज जाती है क्योंकि हम जो प्रोटीन्स है वो जो फॉर्म होते हैं दे आर बेसिकली द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो कि बाद में डिफरेंट कॉइलिंग एंड प्लेटिंग से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेते हैं और इन स्ट्रक्चर्स लेने की वजह से और एक स्पेसिफिक फॉर्म में आने की वजह से जो प्रोटीन्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर is the description of basic structure of protein, that is number of polypeptide, number and sequence of amino acid in each polypeptide। क्या होता है कि जब अमीनो एसिड एक चेन बनाते हैं सो दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। आपको पता होगा, शायद मैंने ये बात नहीं बताई, मैंने सोचा आपको पता होगा, तो कि जो अमीनो एसिड्स है उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी उसमें भी एक हाइड्रोजन वाटर का लॉस होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का H2O का, एंड दो अमीनो एसिड जो है वो ज्वाइन होते हैं, एक तरफ से NH2 और दूसरी तरफ से COOH ग्रुप जो है जुड़ते हैं। सो दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड जो है वो ज्वाइन होकर अलग अलग तरीके से एक प्रोटीन बनाते हैं। सो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एकदम खुला स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे सारे के सारे जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देता है और जितने भी उसमें अमीनो एसिड्स है वो हमें क्लियरली पता चलता है उससे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द लीनियर सीक्वेंस इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। यहाँ पे जो है बेसिकली 3 टाइप के आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। हाउएवर NCERT में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 टाइप ऑफ जो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दिए हुए हैं, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। ये यहाँ पे 3 इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि कोलेजन हेलिक्स जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अल्फा हेलिक्स। ये जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट जो है डायरेक्शन है उसमें जाती है, एंड इस कोलेजन हेलिक्स जो है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है, राइट। तो आप इसको हेलिक्स में काउंट कर सकते हैं। हाउएवर NCERT में क्योंकि 2 ही दिए हुए हैं सो आप 2 ही इसे याद रखिए। जो अल्फा हेलिक्स है दैट इज बेसिकली लाइक DNA हेलिक्स लाइक फॉर्म, ये जो है वो इस तरीके से फॉर्म होती है, लेट मी शो यू। और डिफरेंट जो लेयर्स हैं उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, इसकी वजह से जो हेलिक्स है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्म हो जाता है 2 कंपाउंड्स के बीच में सो वो काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। साथ में जो आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है वो इस तरीके से आपस में यू प्लेट्स में अरेंज हो जाता है, जैसे कि साड़ी की प्लेट्स होती है उसी तरीके से ये अरेंज हो जाता है। एंड इनके बीच में अगेन कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर अगर उनके बीच में सल्फर एक्सेट्रा है तो उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एक्सेट्रा वो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये अगेन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, राइट। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखें, देयर इज बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ वेरियस टाइप टू फॉर्म स्फेयर्स, रॉड्स और फाइबर्स। इसमें क्या होता है
क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वहाँ पे अभी भी इतनी कॉइलिंग होने के बाद भी अगर हम इसे काफी अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अगर हेलिक्स है तो दिस इज लाइक दिस, एंड जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है सो दैट इज अगेन लाइक दिस ओनली। तो ये जो है ये और फर्दर कॉइलिंग एंड ट्विस्टिंग से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया या तो इनने, या फिर स्पेयर फॉर्म कर लिया, क्योंकि आपस में ऐसे कॉइलिंग होने के बाद ये स्पेयर बना लिया इनने, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉइलिंग होने के बाद एक रॉड शेप बना ली। तो ये डिफरेंट शेप्स में आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। यानी जो आपने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही इन्वॉल्व थे, जबकि आपका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, नॉन आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स जो हैं, सारे टाइप के बॉन्ड्स जो है वो पॉसिबल है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। जब इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो ये जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। लास्ट हमारा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। जो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है इट इज़ नथिंग बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन। जितने भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फंक्शनल, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज फाउंड ओनली इन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। ये मल्टीमेरिक प्रोटीन्स क्या है कि एक पॉलीमर है और दो पॉलीमर हैं, तीन पॉलीमर, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं वो आपस में जॉइन होके एक मल्टीमेरिक प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें कॉइल होकर टर्शियरी स्ट्रक्चर तक एक प्रोटीन बनाया, एंड देन ऐसे मान लिया एक स्फेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक स्फेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे जो है तीन चार स्फेयर्स को मिला के फाइनली आपका एक क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना। सो इट इज अ मल्टीमेरिक प्रोटीन। Each polypeptide develops its own tertiary structure and functions as subunit of protein. As I told you, जो tertiary structure है वो subunit की तरफ फॉर्म करता है of the protein। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो है ये हीम प्रोटीन के जो है हीम प्रोटीन के जो है आपके चार मोनोमर्स होते हैं विच आर क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर्स, एंड आपका जो है उसमें एक आयरन एटम होता है, आयन होता है आप कह सकते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, राइट। लास्ट हमारा पार्ट बचा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटीन्स आर ऑफ थ्री टाइप, सिंपल, कॉन्जुगेट एंड डिराइव्ड, जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली, यानी सिर्फ अमीनो एसिड्स हो गए, उनमें डिफरेंट चेन्स और स्ट्रक्चर्स में उनकी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग से वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एडिशनल नॉन अमीनो एसिड्स आर एब्सेंट, यानी कि नॉन अमीनो एसिड्स पार्ट इसमें कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल है इसका हिस्टोन, केराटिन एंड एल्ब्यूमिन। जो ये तीनों के तीनों हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और ये हेल्प करते हैं किसी न किसी दूसरी चीज़ को हमारी बॉडी में बाइंडेड रखने के लिए, राइट। आगे हम देखें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैव नॉन अमीनो प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइक मेटल आयंस। एग्जांपल्स आर फॉस्फोप्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन। ये दोनों एग्जांपल इसके क्यों हैं? क्योंकि फॉस्फोप्रोटीन में जो है फॉस्फेट ग्रुप एक एडिशनल ग्रुप है जो कि प्रेजेंट है, एंड जो लिपोप्रोटीन है उसमें लिपिड एडिशनल पार्ट है, राइट। आगे हम देखेंगे डिराइव्ड प्रोटीन्स आर गॉट फ्रॉम प्रोटीन्स थ्रू डीनेचुरेशन, कोगुलेशन एंड ब्रेकडाउन। एग्जांपल्स आर मेटाप्रोटीन एंड प्रोटियोसिस एंड फिब्रिन्स। ये क्या होता है? ये जो है हमारे जो कुछ दूसरे टाइप के प्रोटीन्स थे उनको जब कोगुलेट कर दिया जाता है या फिर उनको हीट करके डीनेचर कर दिया जाता है, तब वो दूसरे टाइप के जो हैं वो प्रोटीन्स फॉर्म कर लेते हैं। आपको पता है जो फिब्रिनोजेन है वो कोगुलेशन के टाइम पे फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, राइट। On the basis of their structure, proteins are divided into fibrous, globular and intermediate proteins. यहाँ पे अगेन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोटीन्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि सम टाइप्स जो हैं ना ही फाइब्रस होते हैं ना ही ग्लोबुलर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स जो है फॉर्म करते हैं। बट स्टैंडर्ड एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर रॉड्स एक्सेट्रा को एनसीईआरटी में फाइब्रस में काउंट कर दिया गया है। सो इट इज़ ऑफ मेनली टू टाइप जो एनसीईआरटी में दिया है। आफ्टर ऑल आपको वही जो है वो मानना है। Fibrous proteins are spread like elongated and have no tertiary structure like the collagen. Collagen जो है वो tertiary structure में नहीं आ पाता है, it is only present in secondary structure, right? Globular proteins are rounded or oval in outline obtained by tertiary and quaternary folding of polypeptide. यानी जो globular है वो tertiary and quaternary structure तक गए हुए होते हैं,
एग्जाम्पल्स एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो आपका सिंपल है, एल्बुमिन आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्बुमिन है ये हमारे जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें हेल्प करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन टू डिफेंड आवर बॉडी। दिस इज एन इम्यूनो this helps in the globulin protein helps in the helps our immune system to fight the diseases और microorganisms जो pathogens हैं। एंड जो एल्ब्यूमिन है वो हेल्प करता है हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर के डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन को जो कंट्रोल में रखने के लिए। लास्ट हमारा है इंटरमीडिएट प्रोटीन्स आर नीदर फाइब्रस नॉर ग्लोबुलर बट इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये है आपका आप देख सकते हैं मायोसिन एंड फिब्रिनोजेन। ये दोनों जो हैं, वैसे फिब्रिनोजेन आपको पता है बाद में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाए जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन। साथ में आप देख सकते हैं जो मायोसिन है, मायोसिन आपको वैसे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज अ फाइब्रस प्रोटीन, लेकिन आप देखें अगर तो मायोसिन में जो है एक हेड जो होता है उसका ग्लोबुलर टाइप होता है और जो उसकी टेल होती है दैट लुक्स लाइक फाइब्रस। तो हम एक ही प्रोटीन में दोनों तो कह नहीं सकते, सो इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोटीन, राइट। आगे हम देखें न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड तक हम पहुंच चुके हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये आपको पता है, आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो देखिए ये एक क्विक रिवीजन है। अगर मैं पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने लग जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये सही लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। लाइक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, लाइक करना फ्री होता है, आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते हो। मैं देखता हूँ कि कई बार तो मतलब अभी हमारा नया चैनल है और उसमें भी इतने कम लोग देखते हैं, उसमें भी कुछ लोग लाइक करना मतलब पसंद नहीं करते, पता नहीं क्या है यार। फ्री चीज़ है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, राइट। तो हम देखते हैं, आपको पता है जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इट इज़ बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स, जिनमें से 4 टाइप्स जो हैं वो यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे 4 टाइप्स जो हैं वो मतलब एक के चेंज आने की वजह से दूसरे 4 टाइप्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। जिनमें से 4 टाइप्स जो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन जो है वो डीएनए पर प्रेजेंट होता है। एंड जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो मेन नाइट्रोजनस बेसिस है उनको बेसिकली 2 टाइप्स में बांट दिया गया है, दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। इनको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, वो भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। फिर यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक पिरामिड को कट कर दिया, राइट। पिरामिड को कट कर दिया, बस आप ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। सो यू गेट पिरामिडीन में पिरामिड आ गया आपका, एंड कट फॉर CUT, राइट। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये आपका पिरिमिडीन हो गया और जो बाकी दोनों बच गए नेचुरली वो प्यूरिन हो गया। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। ये मतलब एक मुझे अच्छा तरीका लगा था, यूट्यूब पे मैंने देखा था जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं क्लास 11th में था। सो इट वाज काइंड ऑफ हार्ड टू रिमेंबर कि क्या प्यूरिन है और क्या पिरिमिडीन। वैसे आपकी CBSE में ज़्यादा आने नहीं वाला, बट ये जो है मैं क्लासेस जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा हूँ, सो ये आप याद रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, यानी शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ये आप मतलब कंफ्यूजन होती है, बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि साइड और टाइड में जो कंफ्यूजन आती है। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। जो आपका शुगर S से होता है, तो शुगर से ऐड होने पे सिर्फ न्यूक्लियोसाइड रह जाएगा, साइड में S है। एंड अगर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, फॉस्फेट में लास्ट में देखिए T है, तो उसका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो, ये कोई मैंने यूट्यूब से नहीं देखा था, दिस इज माई स्ट्रेटेजी। मैं ऐसे याद कुछ भी मतलब आपको बस कोई भी तरीका लगाना है, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, यू डू नॉट हैव टू थिंक कि ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्योंकि ये खुद याद रखते हैं। आपको किसी और को ट्रिक से तो सुनाना नहीं है, आपको तो बस एग्जाम में वो चीज़ याद आनी चाहिए, राइट। आगे आप देखेंगे इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज फाउंड इज ऑल्सो if a phosphate group is also found esterified to a sugar, they are called nucleotide. As I told you, nucleic acid like DNA and RNA consists of nucleotides only. यानी न्यूक्लियोटाइड्स की जो है एक चेन बनती जाती है इस तरीके से, एंड फाइनली ये एक बैकबोन लगती है दोनों तरफ से। DNA में मैं खासकर बात कर रहा हूँ, एंड दोनों तरफ से जो है आपकी जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो दोनों टाइप से प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, सीढ़ी की तरह, लेडर की तरह फॉर्म करते हैं, राइट। आगे हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दीज आर नथिंग बट सम ऑफ द ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। तो आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फैट्स एंड ऑयल्स, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, शुगर आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे जो हमारे अंदर कंपाउंड्स होते हैं या फिर चीज़ें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं
जो कि डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज उन्हीं चीज़ों का मेटाबॉलिज्म हो रहा हो या फिर वो डायरेक्टली किसी दूसरी चीज़ के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हो। लाइक लिपिड, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड और शुगर जो हैं, इनको डायरेक्टली ब्रेक डाउन या फिर सिंथेसाइज किया जाता है, और ये जो है एनर्जी गिविंग या फिर जो हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में होते हैं, सेल्स एक्सेट्रा, वो फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। However, when analyze plants, fungal and microbial cell, it is seen that thousands of compounds other than these primary metabolites are formed, such as alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices, etc. ये भी चीज़ें जो हैं वो फॉर्म होती है in some of the other टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये आप ध्यान रखेंगे कि स्पाइसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो। स्पाइसेस, मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस, हम मिर्ची, धनिया जो नॉर्मल स्पाइसेस यूज करते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स ओनली। लेकिन कुछ ऐसी रेयर स्पाइसेस होती हैं जो कि फंगल एंड माइक्रोबियल चीज़ों में भी पाई जाती हैं। हाउएवर यहाँ पे हम प्लांट और इन सारी चीज़ों की अभी दोनों की बात कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली उनको कोई एनर्जी गिविंग में हेल्प नहीं करती, ना ही ये जो कंपाउंड्स हैं इनको किसी स्ट्रक्चर फॉर्मिंग में, कोई सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, बट दे आर फॉर्म्ड टू हेल्प द प्लांट टू डू सम एडिशनल वर्क। जैसे कि हमने मशीन्स बनाई, कंप्यूटर बनाया टू मेक आवर वर्क ईजी, लेकिन इसके बिना भी हमारा काम हो रहा है, राइट। So many of these are useful for humans like rubber, drugs, spices, scents and pigments। आपको पता है हम जो है प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फाइनली उसको यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में हम आपने ये वाला जो पूरा का पूरा पेज है यहाँ पे कट हो गया मेरे से, तो आपको ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको ये पूरा का पूरा घोटना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ आपको किसी और को नहीं दिखानी है, आपको बस कुछ भी ऐसा करना है जिससे आपको खुद को याद रहे कि आप क्या कर रहे हो, आपको इसको किस तरीके से याद रखना है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज कंपाउंड्स इनके स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशली अगर इनके स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई ने इतना इंक खर्च किया है, तो डेफिनेटली ये कुछ इंपॉर्टेंस है, राइट। इसके नीचे जो रह गया है पार्ट, वो जो है नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड है, वो गिवन है, और ये जो है आपके हेल्प करेंगे आपको टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। मैंने एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है एंड आई थिंक मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आपको कुछ बायोमॉलिक्यूल्स में कोई और डाउट्स हो या फिर किसी और चैप्टर में कोई और डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ या फिर कमेंट्स में आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दें। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल एंड दिस नीड्स योर सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट।